लास्ट के वीडियो में हमने देखा था भौतिकी विज्ञान के यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में, मात्रक और विमा के बारे में। लेकिन आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जब गति का नियम है, गति, उससे पहले गति के नियम को जानने से पहले हम लोगों को गति के बारे में जानना ज़रूरी होगा। अब हम समझते हैं कि विराम की अवस्था और गति की अवस्था में क्या फ़र्क है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो विराम की अवस्था जो है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब अगर कोई वस्तु है वह अपने स्थिति को समय के साथ में नहीं बदल पाती है तो वो विराम की अवस्था में कहलाता है। लेकिन अगर कोई वस्तु अपने स्थिति को समय के साथ बदलती है, लेकिन शर्त दोनों कंडीशन में है कि वो किसी अपेक्षित वस्तु के साथ होना चाहिए। मतलब वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अपनी स्थिति को, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा समय के साथ, तो वो रेस्ट की अवस्था में, विराम की अवस्था में कहलाएगा। अगर वो अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदल लेता है, अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे वस्तु के रेफरेंस में, तो वो वहाँ पे मोशन में कहलाएगा। अब यहाँ पर इससे आगे हम लोग देखेंगे कि अदिश तथा सदिश राशि क्या होती है, दी स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। तो टोटली इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ थीं जिनको हम लोग मेज़र कर सकते थे, जो मेजरेबल है, जिसको मापा जा सकता है, तो वो भौतिक राशि कहलाती है। तो वही भौतिक राशियों को, फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अदिश राशि और सदिश राशियों के नाम से जाना जाता है। तो अदिश राशि एक ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिसको व्यक्त करने के उसके अंदर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे देखेंगे तो अब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में क्या होता है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है और वहाँ पे डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होती है। इसका मतलब ये सदिश राशियाँ हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन ले लेंगे, वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, फोर्स ले लेंगे, लीनियर मोमेंटम ले लेंगे, तो ये सारी की सारी जो है सदिश राशियाँ, मतलब के वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। अब अदिश राशियाँ ऐसी क्वांटिटी होंगी, ऐसी भौतिक राशियाँ होंगी, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लेते हैं तो लंबाई है, लंबाई में मैग्नीट्यूड तो होता है कि उसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अब उसका दिशा नहीं पता हो सकता है। समय है, टाइम मैग्नीट्यूड होता है, उसमें दिशा, डायरेक्शन नहीं होता है। मास है, द्रव्यमान, घनत्व है, आयतन है, क्षेत्रफल है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, गुरुत्वीय विभव है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम लोगों को दिखाती है कि इनके साथ में, जो हमें यहाँ दिखाती है कि इनका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं है। इसलिए अब इससे आगे हम चलते हैं तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कुछ पॉइंट है, जैसे दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो एक तय किया गया दूरी है, डिस्प्लेसमेंट जो है, वो जो विस्थापन है, वो एक दिशा में तय किया गया दूरी है। अब डिस्टेंस, अगर हम किसी एक पॉइंट ए से यहाँ पे
चलते हैं और पॉइंट के तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दूरी हमारा दिख रहा है वो ए से बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, एंड के, ये जो एक कर्व लाइन है, मुड़ी हुई लाइनें हैं, ये टोटल जितनी डिस्टेंस को कवर करेगा वो डिस्टेंस दूरी कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोले तो एक लीनियर डिस्टेंस होगा, जो ए और के बीच में बिल्कुल सीधी दूरी जो होगी वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन में दिशा होती है, दूरी में दिशा नहीं होती है, इसीलिए जो दूरी है डिस्टेंस वो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होगी, जबकि विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि का एग्जाम्पल होता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो 2 पॉइंट और देखने को मिलेगा जिसमें चाल और वेग मिलेगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड हमें बताता है कि हम टाइम के साथ में पर यूनिट टाइम में कितनी दूरी को ट्रैवल करते हैं। तो स्पीड को अगर हम v से दिखाएं चाल को, तो वहाँ पर s/t लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम अगर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि s/t, s का मतलब डिस्टेंस हो जाएगा और t का मीन्स टाइम हो जाएगा। तो पर यूनिट टाइम में हम जितना डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, जितनी दूरी को आगे बढ़ते हैं, वही हमारी स्पीड कहलाती है। तो स्पीड का एसआई मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी एक तरह की स्पीड है, जो वेग है हमारा वो भी एक तरह की स्पीड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वेग का जो परिवर्तन वो कल आएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक दिशा को दिखाएगा। अगर मानकर चलते हैं कि हम एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी की तरफ, जो कि नॉर्थ है में पॉइंट ए है और साउथ में पॉइंट बी है, तो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं और हमारी स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर, जबकि हमारा जो वेलोसिटी होगा वो होगा 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड साउथ। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे होंगे तो उसमें, तो यहाँ पे स्पीड जो है और वेलोसिटी जो है दोनों में डिफरेंस सिर्फ दिशा का हो जाता है। जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल किया गया डिस्टेंस, वो वेलोसिटी जो हम एक स्पीड से चलते हैं, एक स्पेशल डायरेक्शन में चलते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो वो हमारा वहाँ पे स्पीड कहलाता है, चाल, और वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे जब हम आगे देखेंगे तो एक पॉइंट है एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे त्वरण के नाम से जाना जाता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, तो वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का जो रेट चेंज होता है एक पर यूनिट टाइम में, तो वही हमारा त्वरण एक्सेलरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे त्वरण का अगर हम फॉर्मूला देख ले, तो वेग का परिवर्तन, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, समय, तो ये यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका एसआई मात्रक है वो मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। त्वरण एक्सेलरेशन का जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है, क्योंकि इसमें त्वरण में डायरेक्शन होता है। क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है तो चेंज इन वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होगा। तो त्वरण जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि में गिना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर उसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्योंकि जो त्वरण एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो यहाँ पे दिखाएगा त्वरण, तो वो हमें दिखाएगा कि स्पीड जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है,
जब वेलोसिटी कमेगी, मतलब जब हम स्पीड में रहते हैं और हम ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ से वेलोसिटी डाउन होती है, तो वहाँ पे भी लेकिन चेंज ऑफ वेलोसिटी तो आती है, वेग में चेंज आता है। इसी वजह से वहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, तो वहाँ पे माइनस में भी हमारा त्वरण आ सकता है। अब इससे आगे अगर हम देखेंगे तो एक सर्कुलर मोशन की वृत्तीय गति, कि अगर कोई भी वस्तु है और वो एक सर्कुलर पाथ पे चलती है तो वही वस्तुओं को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन में है। अब वहाँ पे अगर उसको हम देखें तो दो तरह का मोशन हमारे पास में है, एक रेखीय होता है, लीनियर मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है। तो फ़र्क दोनों में कितना है, तो जो आपका सर्कुलर मोशन है वो सर्कुलर मोशन के अंदर में जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो एवरी पॉइंट एवरी सेकंड चेंज करता है। वो इसलिए ऐसा करता है, एवरी पॉइंट पे चेंज करता है वेलोसिटी को, चूँकि वहाँ पे हम देखेंगे कि ये डायरेक्शन को चेंज करता है। चूँकि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जबकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो वेलोसिटी है, तो अगर हमारी स्पीड 60 किलोमीटर की ही एक सर्कुलर पाथ पे है, लेकिन हम हर सेकंड हर पॉइंट पे एक डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, तो इसलिए सर्कुलर मोशन में हम लोग वहाँ पे वेलोसिटी हर सेकंड पे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जिसमें रेखीय वेग जो लीनियर वेलोसिटी है और कोणीय वेग जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके बीच में यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको, तो इसमें आपको पता चलेगा कि रेखीय गति में विस्थापन की समय को वस्तु का रेखीय वेग कहा जाता है, जबकि वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन का समय दर से कोणीय वेग कहा जाता है। अब लीनियर वेलोसिटी जो है, रेखीय वेग जो है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, जबकि उसका रेडियन पर सेकंड होता है कोणीय वेग का। रेखीय वेग को v से दिखाया जाता है, जबकि जो हमारा कोणीय वेग होता है उसको हम लोग ओमेगा के सिंबल से दिखाते हैं, जो कि w से मिलता जुलता रहता है, तो वो ओमेगा का सिंबल होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अब इससे आगे की जो चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, तो यहाँ पर जो हमारा लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक जो है वो रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि लीनियर वेलोसिटी जो है, जिसको कि v से निरूपित करते हैं, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। मतलब रेखीय वेग जो है, जो लीनियर वेलोसिटी है, वो कोणीय वेग मतलब जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है इनटू वृत्तीय पथ की त्रिज्या, मतलब जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस, तो वहाँ पे देखेंगे उसके इक्वल होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। अब चूँकि इससे अगर इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है और हेल्प कर सकता है कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। अब हम चलते हैं गति के नियम की तरफ, जो हमारे टॉपिक का मेन टॉपिक है, जो हमारे आज की वीडियो का मेन टॉपिक है, वो है लॉज ऑफ मोशन। कि एक का फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन भी था जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दिया था, तो उसने अपने गति के रिलेशन से बहुत सारी स्टडी करी, फिर उसके बाद से उन्होंने अपना लॉ दिया। तो 3 लॉ है न्यूटन का, गति से रिलेटेड है, तो वो लॉ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे गति के लॉज को, लॉज ऑफ मोशन को, तो लॉज ऑफ जो फर्स्ट लॉज है, तो फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्ड को समझना होता है जिसका नाम होता है जड़त्व, जो कि इनर्शिया कहलाता है। तो इनर्शिया क्या है कि इनर्शिया जो है जड़त्व किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक अपनी प्रॉपर्टी है जो उस पर फोर्स लगता है, अगर बल लगता है तो वो क्या करता है, उसको रेसिस्ट करता है।
उसका अपोज करता है अपने अंदर चेंज लाने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, धक्का देते हैं या उठाते हैं, तो हम उस पर एक फोर्स को जनरेट करते हैं। तो अब वो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट भी क्या करती है, उसके पास एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर आ रहे चेंज को रोकने की कोशिश करता है। तो यही जो प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की, वो जड़त्व यानी इनर्शिया कहलाता है। वो जड़त्व इनर्शिया कहलाता है। तो ये इनर्शिया प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए न्यूटन ने एक लॉ दिया था, जो कि गति का पहला नियम कहलाता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट के स्टेट में है या फिर वो मोशन की अवस्था में है, गति में है, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो न्यूटन के लॉ के मुताबिक कि अपना विराम अवस्था या वो गति में हो तो वो अपने पोजीशन को वैसे ही बनाए रखने की कोशिश करता है। जहाँ पे वर्क करता है इनर्शिया, जड़त्व वर्क करता है। तो यही उसका पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है या वो विराम की अवस्था में है, तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगा या रहना चाहेगा, या गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगा या रहने की कोशिश भी करेगा, उस समय तक करेगा जब तक वहाँ पे कोई बाहरी बल काम न करे। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर मानकर हम चलते हैं कि अगर वहाँ पर एक कोई बॉल है, एक बॉल को एक फ्लोर पे हम थ्रो कर देते हैं तो वो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बॉल क्या होता है, रुक जाता है। तो बॉल के रुकने का जो मेन कारण बनता है, वो कारण बनता है कि उसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क कर रहा होता है। अगर वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो बॉल हमेशा चलता रह जाएगा और गति की अवस्था में ही रहेगा। तो ये न्यूटन का पहला नियम था कि ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन remains in the state of rest or remains in the state of uniform motion until it is experienced by any external forces। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, जिसमें जड़त्व इनर्शिया जो है यही कहलाता है। तो यहाँ पे कहीं पे इनर्शिया को ही पहला नियम कहा जाता है, जबकि इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की अपनी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। और जो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास जितना ज़्यादा होगा, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उसके पास इनर्शिया जड़त्व आ जाएगा। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो वो अपोज करता है। तो अब इससे जुड़ी हुई जो हम दूसरी चीज़ें देखते हैं वो है कि जड़त्व हमारे पास जो है वो दो प्रकार के हो जाते हैं। इनर्शिया के दो टाइप हो जाते हैं। विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि विराम जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है, और यहाँ पे विराम अवस्था में वो रहना चाहती है। अब जैसे यहाँ पे अब बहुत सारा एग्जाम्पल्स है कि अगर कांच के गिलास पर या फिर रुकी हुई बस हो या फिर कोई कोट या कंबल को धुल, तो ये सारे वो इनर्शिया है। कि अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई रुकी हुई बस है या रेलगाड़ी है तो खड़ा व्यक्ति गाड़ी में अचानक चलने पर पीछे की तरफ गिरने लगता है, ये सब इनर्शिया है। अब हम बस में बैठते हैं, गाड़ी जैसे ही चलती है, क्योंकि हम जब बस पे बैठते हैं सीट पे तो वहाँ पे हम रेस्ट की स्टेट में होते हैं, हम विराम की अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है या ट्रेन स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ जाने लगते हैं। इसलिए पीछे की तरफ क्योंकि हम गाड़ी आगे बढ़ जाती है, तो हम तो जिस प्लेस पे बैठे थे हम वहीं पे रेस्ट पे थे, तो हम वहीं पे रहना चाहते हैं, इसलिए हम पीछे की तरफ थोड़ा गिर जाते हैं। फिर धीरे आकर के हमारा बॉडी भी उस बस के रिस्पेक्ट में स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है, जबकि सड़क या फिर आसपास की जो वस्तुएं हैं उसके रिस्पेक्ट में, उसके संबंध में हम मोशन में आ जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है
कि चलती हुई गाड़ी से कूदना खतरनाक हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द मोशन। कि जब बस और ट्रेन चलने लगती है, चल जाती है, तो उसके साथ साथ हम भी मोशन में आ जाते हैं। इसीलिए चलती हुई गाड़ियों से जंप करना नुकसानदेह साबित होता है। क्योंकि गाड़ी चल रही होती है, हम मोशन में होते हैं। जब हम गाड़ी से जंप करते हैं तो हम जिस प्लेस पे जंप करते हैं वो मोशन में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी की तरफ जो मोशन में होता है उधर से खींचने का खतरा हो जाता है और गिर जाते हैं। तो ये यहाँ पे इनर्शिया ऑफ द मोशन है। अब इसके बाद हम जो दूसरी चीज़ समझेंगे वो चीज़ हम समझेंगे फोर्स के बारे में। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन को हमने देखा है। अब हम जो जानेंगे वो हम फोर्स को देखेंगे, बल को। तो बल का मतलब तो फोर्स होता है। क्योंकि बल जो है एक ऐसी भौतिक कारण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में चेंज को ला सकता है, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। तो बल को, फोर्स को F से दिखाते हैं, और वो जो है मात्रा और त्वरण का गुणनक होता है, प्रोडक्ट होता है। F = ma। तो यहाँ पर जो है वो m है, m मतलब मास हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा फोर्स। ये परिभाषा हमें न्यूटन के प्रथम नियम से मिल जाती है। और फोर्स क्या है, एक सदिश राशि है। क्योंकि फोर्स में क्या है, मेनली एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन जो है, जो त्वरण है, वो डिपेंड करता है वेग पे। तो वहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें सदिश राशि है। जब फोर्स की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो किलोग्राम, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम होती है और एक्सेलरेशन की मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है। तो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड जो है वो यहाँ पर फोर्स की यूनिट आ जाएगी, जिसे हम 1 न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक जो है फोर्स को डाइन में भी मेज़र किया जाता है। तो 1 न्यूटन का जो फोर्स है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है। अब हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, मोमेंटम की तरफ। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं मोमेंटम, तो मोमेंटम को अगर हम देखेंगे, जिसको संवेग बोलते हैं, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है, और इसको P से सूचित किया जाता है। संवेग मतलब मोमेंटम, संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पे मोमेंटम = m × v, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। कि वो जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा उसके मास को उससे गुना करेंगे तो वहाँ पे जो हमें मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम में अगर देखेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन होते हैं। मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए मोमेंटम भी जो है वो सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो उसकी एसआई यूनिट होगी। एक टर्म और है इम्पल्स, जिसको कि आवेग बोलते हैं। तो आवेग जो है इम्पल्स को बोलते हैं। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो उस बल को हम लोग आवेग कहते हैं। तो ये हो जाता है F × ΔT, फोर्स इंटू ΔT। बल का जो आवेग होगा वो फोर्स इंटू ΔT कितने समय तक काम करता है, तो एसआई यूनिट जो इम्पल्स का हो जाएगा, आवेग का एसआई यूनिट, वो हो जाएगा न्यूटन सेकंड। अब मोमेंटम देखिए, जो हमारा संवेग होता है वो मास इंटू वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि उसके चूँकि आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मोमेंटम जो है संवेग, जो द्रव्यमान है और वेग का गुना होता है, प्रोडक्ट होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो नहीं बदल सकता है, लेकिन वेलोसिटी बदल सकती है। तो मोमेंटम टोटली अगर डिपेंड करेगा तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मास को हम बढ़ा नहीं सकते हैं और कम भी नहीं कर सकते हैं। तो मोमेंटम जो डिपेंड करेगा वो मोमेंटम डिपेंड करेगा मेनली वेलोसिटी पे। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कभी कि मोमेंटम जो है संवेग वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे या वेलोसिटी पे या दोनों पे
तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर होगा तो वहाँ पे वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मास जो है कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो भी एक तरह का फोर्स होता है जो इंस्टेंटली वर्क करता है। तो मोमेंटम के अपने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम में अब जैसे एक क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जब एक बॉल कैच किया जाता है, क्रिकेट बॉल को जब कैच करते हैं तो कैच करने पे जो हमारे प्लेयर होते हैं वो अपने हैंड को पीछे की तरफ खींचते हैं। वो इसलिए खींचते हैं कि चूँकि उसका मोमेंटम बॉल का ज़्यादा होता है और वो चूँकि अचानक से मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा तो उनको इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी, इसलिए वो चूँकि समय के साथ चेंज करते हैं धीरे धीरे। तो अब हम यहाँ पर अगर न्यूटन के दूसरे लॉ को देखें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के, तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा यह परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है वो अर्थात F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स लगाया गया है वो उसी पे डिपेंड करेगा मोमेंटम, तो चेंज जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो यहाँ पे फोर्स जो है उसके समानुपाती होगा। समानुपाती करने के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आप इस पर जितना फोर्स लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको मोमेंटम बनेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाइएगा उतना ज़्यादा मोमेंटम बनेगा। क्योंकि फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी हाई हो जाएगी और मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो वहाँ पे हमारा जो है मोमेंटम बढ़ जाएगा फोर्स के बढ़ जाने के कारण। तो ये है न्यूटन का दूसरा नियम। जब हम न्यूटन के तीसरे नियम की तरफ में चलते हैं तो न्यूटन का जो है वो तीसरा नियम हमारे पास आता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया में वो एक फोर्स को जनरेट करता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक बल लगाते हैं, वस्तु पे एक बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतनी ही फोर्स सेम अमाउंट की लगाती है, बस फ़र्क इतना होता है कि डायरेक्शन चेंज होता है। अगर हम नॉर्थ के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसलिए वहाँ पे वो अपोज करता है। तो एवरी एक्शन देयर इज़ अ अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसका कुछ एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ का, जैसे बंदूक चलाने पर जैसे ही गोली आगे बढ़ती है तो साथ ही बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे गन को बनाया गया है, क्योंकि जब उससे बुलेट जो है वो फायर की जाती है तो उसका जो फोर्स होता है सेम फोर्स पीछे की तरफ भी आता है। दूसरी और भी बहुत सारा है, जैसे कि रॉकेट को बनाया गया, तो रॉकेट के अंदर जो ईंधन डाले जाते हैं वो चूँकि उसको न्यूटन के थर्ड लॉ पे बनाया गया कि वो जो फोर्स को जनरेट करता है रॉकेट, वो पीछे की तरफ जो उसके फोर्स आता है वो फोर्स उसको आगे की तरफ धक्का देता है, तो रॉकेट हाई स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो ये रॉकेट का जो नियम बनाया गया था वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही रॉकेट का टोटल वर्किंग प्रिंसिपल बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं न्यूटन के तीसरे लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग उन्होंने देखा है कि ये न्यूटन के तीसरे लॉ से रिलेटेड है। तो इतनी सारी यहाँ पे न्यूटन के बारे में, गति के नियम के बारे में हमने पढ़ा है, तीनों गति के नियम के बारे में हमने पढ़ा है। अब अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे तो इससे और भी अच्छा समझ में आएगा। और इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है, उस प्रैक्टिस सेट को कल अपलोड करेंगे। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्ज़ाम व्यू से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो को भी देखते रहिए।